हेलो गाइस। तो ये नई कहानी स्टार्ट होती है कि हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम ली सियो है। वो वैसे तो काफ़ी कॉम्पिटेंट लड़की है, लेकिन उसकी वर्क लाइफ आजकल बहुत मुश्किल में जा रही थी। वो बिल्कुल एक लूज़र की तरह खुद को फील करती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, उसे ग्रेजुएशन कराई कि वो कोई बड़ी ऑफिसर बनेगी। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ये हुआ कि अभी तक वो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रही है और एक फुल टाइम वर्कर तक नहीं बन सकी अपनी डिग्री हासिल करने के बाद भी। और इस सब के साथ साथ उसे हर टाइम फाइनेंशियल ट्रबल्स भी रहती हैं। कभी उसने रेंट देना होता है तो कभी अपना स्टूडेंट लोन भी पास नहीं करा सकी थी। वो ये सोचकर परेशान होती है कि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुम मेरे जैसी लूजर ना बनना, लेकिन वो वैसे ही बनती जा रही थी। और इसके साथ साथ उसे फुल टाइम वर्कर्स बहुत तंग करते थे। और उसके बाद उसका मैनेजर वो दुनिया का सबसे खड़ूस तरीन मैनेजर था, जो हर टाइम उसे डांटता ही रहता था। और उसके बाद उसे हर टाइम भगा भगा के वो काम कराए जाते थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से कराते हैं। कभी वो स्नैक्स लेकर आ रही होती है तो और भी छोटे छोटे काम। आज के दिन वो एक स्पेशल गेस्ट के लिए कुछ लेके आ रही थी, और वो स्पेशल गेस्ट बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वो था एक के पॉप आइडल, जो कि आज उनकी कंपनी में उनके ऑफिस में आने वाला था, क्योंकि उनकी कॉफ़ी की कंपनी थी और वो उनका एम्बेसडर था। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने उसने आ जाना था। और वो ली सियो और उसकी मॉम दोनों का ही फेवरेट आइडल भी था। उसके बाद हमें जू ह्योक को दिखाते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर अपनी एंट्री कर रहा होता है। वो बहुत कूल और हैंडसम होता है, जैसा कि सारे आइडल्स होते हैं। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को काफ़ी डांटता भी है, जो कि उसकी एक फ़ैन के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और ये देखकर उसके फैंस और भी दीवाने होते जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं सीईओ किम, जो कि जू ह्योक की एजेंसी का सीईओ है। जू ह्योक आजकल काफी थका हुआ था, वो ब्रेक लेना चाहता था और वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है कि मैं उसे रिन्यू नहीं करना चाहता, मेरा दिल करता है कि आजकल मैं कहीं भाग जाऊं। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में आज मैनेजर ली सियो को धमका रहा होता है। उसका प्लान ये था कि अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो सारा क्रेडिट उसी का ही होगा, उसकी मेहनत का। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो सारा नज़ला गिरेगा ली सियो पे, क्योंकि उसी ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अब ली सियो इसी टेंशन की वजह से खुद की किस्मत को और अपने मैनेजर को गालियां दे रही होती है कि इतने में वो देखती है कि जू ह्योक अपने एक सेक्रेटरी के साथ उस ऑफिस में एंटर हो रहा है। वो तो उसे देखकर हैरान ही रह जाती है और उसके बाद अपनी सारी परेशानी जाकर अपनी बेस्टी मून से शेयर कर रही होती है। और वो उसे तसल्ली देती है कि एक दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ली सियो का फुल टाइम वर्कर होने का सपना भी ज़रूर पूरा होगा। उधर जू ह्योक उसने तो पहले से ही सोचा हुआ था कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करना, तो वो जानबूझकर उनसे लड़ाई करता है और बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर उस पर साइन किए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और उसी भागने दौड़ने के बीच में उसका सामना हो जाता है ली सियो से, जो अपने सामने इतना बड़ा आइडल देखकर सरप्राइज रह जाती है। अब जू ह्योक को एक दरवाज़ा खोलने के लिए उसके कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इतने में ली सियो समझ जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली वो उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, लोगों को बुलाती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। कभी उसे पीछे से पकड़ती है, वो उसे धक्का मार देता है, कभी दरवाजे के आगे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एक काफ़ी फ़नी सी फाइट होती है और उसके बाद जू ह्योक बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी की लाश पर से गुजर के जाते हैं, वो दरवाज़ा खोल कर वहाँ से चला ही जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बीच में रह गया था, तो ली सियो के ऊपर सारा गुस्सा निकलता है और वैसे भी वो जू ह्योक को रोकने में भी नाकाम रही थी। अब अपने मैनेजर को मनाने के लिए और उसे रिश्वत देने के लिए ली सियो ने एक और भी इंतज़ाम किया हुआ था। उसने अपनी मॉम से कहकर कुछ फ्रूट्स ड्राई कराए थे, जो कि स्पेशली उसने बहुत दूर से मंगवाए थे, और वो अब अपने बॉस को देकर उसे मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे पहले तो स्पेशल गिफ्ट पर पहले से ही चोर पड़ जाते हैं, क्योंकि कोरियर ने गलत जगह पर नेबर को वो बॉक्स दे दिया और उसने टैक्स के तौर पर बॉक्स में से 5 फ्रूट्स निकाल लिए थे। ली सियो सोचती है कि आज तो उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो गिफ्ट जाकर अपने मैनेजर को देती है, जिसे वो पसंद तो काफ़ी आते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से ऑर्डर्स थे तो वो उसे जॉब से निकाल ही देता है। अब फायर होने के बाद बेचारी ली सियो एक क्लब में बैठी अपने कोलीग्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आया हुआ था अपने मैनेजर पर। उसका मन तो बहुत करता है कि भरा हुआ गिलास इसके मुंह पर दे मारे,
लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती बेचारी। उसके बाद उसे और भी गुस्सा उस टाइम पर आता है जब वही मैनेजर उसकी मॉम के इतने स्पेशली प्यार से भेजे हुए फ्रूट्स भी नीचे गिरा देता है। और वो कितने स्पेशल और कितने महंगे थे ये तो ली सियू ही जानती थी। अब उसे बहुत गुस्सा आ चुका था और वो ड्रंक भी थी, तो वो फैसला करती है कि ज़रूर बदला लेगी। फायर तो वो हो ही चुकी। अब वो अपने मैनेजर के पीछे पीछे पिछली गली में जाती है, जहाँ पर वो उसे जाते हुए देखती है तो अपना जूता उतारती है और बिल्कुल एकदम एक मार्शल आर्ट हीरो की तरह आसमानों में चांद तक उड़ती हुई एक रॉकेट की तरह वो जूता उसे दे मारती है। उसका वार इतना जालिम था कि वो फौरन से ही गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो करीब से जाकर देखती है तो सब कुछ उल्टा हो गया था। वो उसका मैनेजर नहीं था, वो तो जू ह्योक आइडल था। वो उसे चेक करती है, वो तो ड्रंक थी। उसे लगा था कि जैसे उसने इसे मार ही डाला है, वो मर गया है बेचारा। वो अपना कार्ड उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक ओल्ड मैन जो कि खुद भी ड्रंक था उसे वहाँ देख लेता है और उसे कहता है कि अपने ड्रंक बॉयफ्रेंड को बेहोश पड़ा हुआ है, इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। अब ली सियो को जू ह्योक को उठाकर वहाँ से जाना पड़ता है। वो उसका फेस भी कवर कर देती है ताकि कोई रास्ते में उसे पहचाने भी ना। लेकिन मुसीबत तो तैयार ही बैठी थी। एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और उसको ज़बरदस्ती लिफ्ट देने लगती है। वो पुलिस कॉप भी जब जू ह्योक को देखते हैं तो उससे देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शक्ल तो एक के पॉप आइडल से बहुत मिलती है। उसी टाइम पर गाड़ी में रेडियो पर एक शो भी चल रहा होता है और वहाँ पर जू ह्योक का एक फ्रेंड उसे ऑनलाइन लेने की कोशिश भी करता है और जैसे ही वो नंबर मिलाता है तो वो नंबर बजता है गाड़ी में। कॉप्स ये देखकर एकदम हैरान तो होते हैं, लेकिन ली सियो काफ़ी चालाक थी। किसी तरह से उनको टालकर बात को गोलमोल कर देती है, उनको शक नहीं होने देती। अब वो उसे किसी तरह से अपने फ्लैट के बाहर लेकर पहुंच ही जाती है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। ऊपर से उसका नेबर भी पहुंच जाता है जो वहाँ पर उस लड़की को देखकर हैरान होता है। ली सियो उसे छुपा देती है और कहती है कि ये मेरा ड्रंक कज़न है जिसको मैं अपने साथ यहाँ पर ले आई हूँ, और किसी तरह से बातों में लगाकर अपने नेबर को भी शक करने से बचा लेती है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से घसीटती हुई इसे अपने अपार्टमेंट में ले आती है और फिर खुद भी ड्रंक थी तो फ़ौरन से सो जाती है। लेकिन सारी रात सपनों में उसे यही आता है कि पुलिस उसके घर पहुंच चुकी है, उसे अरेस्ट कर रही है, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो। अब जब सुबह वो सोकर उठती है तो बहुत रोती है कि उसने ये आखिर क्या कर दिया, अपने ही फेवरेट आइडल को अपने हाथों से मार डाला। और फिर ये याद कर करके वो बहुत रोती है कि वो भी एक मर्डरर बन चुकी है। इतने में उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो और भी रोने लगती है कि मेरी मॉम ने मुझे इस दिन के लिए जन्म दिया था कि मैं उनके फेवरेट आइडल को कत्ल कर दूंगी। खैर जो होना था हो गया। अब वो सोचती है कि जू ह्योक की आत्मा को शांति देने के लिए मुझे उसका फ्यूनरल करना ही पड़ेगा। और फिर बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी दोनों के अकॉर्डिंग उसका फ्यूनरल करती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किस रिलीजन से है। वो बस यही चाहती थी कि जू ह्योक की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। दूसरी तरफ हमें एजेंसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जू ह्योक की एक गर्लफ्रेंड सैरा पहुंची हुई होती है। वो काफ़ी शोर मचाती है क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड जू ह्योक उससे मिलने के लिए नहीं आया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सैरा काफ़ी मतलबी लड़की है। वो सिर्फ एड्स लेने के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए जू ह्योक के साथ मिली हुई है। कोई और मॉडल जू ह्योक के करीब आने की कोशिश करती थी तो कई मॉडल्स के वो बाल भी नोच चुकी थी। उधर घर पर बैठी ली सियो इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करती है कि लाश को किन तरीक़ों से ठिकाने लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेथड्स वो देखती है वो सारे ही काफ़ी हॉरिबल थे और उसमें उसके पकड़े जाने के बहुत चांसेस थे। इन दी एंड उसे एक ही मेथड थोड़ा सा आसान लगता है और वो होता है केमिकल डिकम्पोजिशन का। अब वो किसी तरह से केमिकल्स का अरेंज करके लाती है। मास्क और ग्लव्स पहनकर पूरी तरह तैयार खड़ी होती है, लेकिन डेड बॉडी तो गायब हो गई थी। कोई उसके पीछे आकर खड़ा होता है और वो होता है जू ह्योक। वो सोचती है कि ये आत्मा कैसे उठकर खड़ी हो गई है और जू ह्योक उसको एक साइकोपैथ किलर समझने लगता है। वो दोनों चीखे मार रहे होते हैं। काफ़ी डर जाता है और फ़ौरन से घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी। फ़ौरन से नेबर गू वहाँ पर आता है और उसे डंडा मार कर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद कोई चोर घुस आया है। लेकिन ली सियो भी पीछे पीछे आती है और फिर उसे कुछ झूठ बोलती है और बात को कवर कर लेती है कि हम दोनों आपस में ही चीखे मार रहे थे, और उसे टाल भी देती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं, इसका ट्रीटमेंट घर पर ही होगा। नेक्स्ट सीन में जून बंधा हुआ घर में पड़ा होता है, जबकि ली सियो वो थैंक्स कर रही थी गॉड का कि उसके हाथों एक मर्डर नहीं हुआ, वो बच गई मर्डर करने से। जबकि जून याद करता है तो उसे याद आ जाता है कि ये लड़की तो वही है जिसका उसने कार्ड यूज़ करके उस दिन ऑफिस से भागने की कोशिश की थी।
अब इससे पहले कि ली सेओ उसे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती, जून ह्यो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी कोई क्रेजी फैन हो। मैंने बहुत सारे साइकोपैथिक फैन देखे हैं, मेरे घर में घुस आते हैं, लेकिन किडनैप करना ये तो एक और ही लेवल की बात हो गई। तुम करना क्या चाहती हो? क्या मेरी नेकेड फोटोज लेना चाहती हो या फिर मुझे सोते हुए देखना चाहती हो? और फिर वो एकदम से चीखें मारने लगता है और उसे चुप कराने के लिए ली सेओ को और कोई रास्ता नहीं आता तो वो यही करती है कि अपनी सॉक्स उतारती है और उसके मुंह में ठोंस देती है। अब थोड़ी सी शांति होने के बाद ली सेओ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसने उसे मैनेजर समझकर ठोक दिया था। तो आगे से जून ह्यो कहता है कि ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, अब जल्दी से मुझे रिलीज़ कर दो। और फिर ली सेओ इस शर्त पर उसे छोड़ने पर मान जाती है, कहती है कि मेरे खिलाफ तुम किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे, ना ही मुझसे कोई कंपनसेशन मांगोगे। फिर वो रस्सी खोलने के लिए अपने बैग में से सीजर्स तलाश कर रही होती है तो उसके बैग में से इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और केमिकल्स निकलते हैं कि जिन्हें देखकर जून ह्यो को यकीन हो जाता है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये तो कोई साइकोपैथ है। और उसके एक्सप्रेशंस देखते ही ली सेओ खामोशी से फिर से उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये फिर से चीखे मारेगा। उधर हमें एक डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि आजकल जून की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। वो उस गली तक भी पहुंच जाता है जहां से वो किडनैप हुआ था और उसके बाद उसे सीसीटीवी में से भी कुछ सस्पिशियस सी फुटेज मिलती है, लेकिन फेसेस क्लियर नहीं थे। वो ये सारा कुछ जाकर उसकी एजेंसी के सीईओ से भी डिस्कशन करता है, लेकिन एजेंसी का सीईओ वो तो पहले ही परेशान था कि अगर जून के मिसिंग होने की खबर आउट हुई तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके किए हुए थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। और वो पहले भी एक दफ़ा ऐसे ही भागा था। वो कहते हैं कि इस बात को दबा के रखो, जब वो फ्रेश हो जाएगा खुद ही वापस आ जाएगा। और वो उस डिटेक्टिव को भी इसी तरह का रेस्ट करने का झूठ बोलकर उसे काम डाउन कर लेते हैं। और इसी बीच सारा इतनी ओवर एक्टिंग करती है। इसी ओवर एक्टिंग की वजह से उस डिटेक्टिव के जाने के बाद सीईओ ऑर्डर करता है कि जो कोई भी सारा का एक्टिंग टीचर है उसे फायर कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमें गू को दिखाते हैं। उसे थोड़ा शक हो गया था, उसने जून की फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी तो उसे लगा था कि कज़न से बहुत मिलती जुलती है। वो यही बात ली से उसे पूछने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। और उसके बाद हमें यही दिखाते हैं कि ली सेओ अपना ऑफिस कार्ड वापस करने के लिए जल्दी से ऑफिस जाती है और फिर वापस आ जाती है। लेकिन उधर गू वो अंदर जाकर जून ह्योक के पास पहुंच जाता है। जून ह्यूक एकदम खुश होता है, उसे कहता है कि देखो मैं हालियू स्टार हूँ और तुम मुझे फ़ौरन से छोड़ दो, मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। और अपने हाथ छुड़ाकर बाहर भागता है। उसे लगा था कि अब की दफ़ा वो आज़ाद हो गया है, लेकिन ऊपर से ली सेओ पहुँच जाती है। और इतने में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली गू जून का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ली सेओ ने उसे बताया था कि मेरा ये कज़न ये साइकोपैथ है। इसने जून जैसा बनने के लिए अपनी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं और अब उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि वो खुद को ही जून जून कहता है कि मैं ही सुपरस्टार जून हूँ। और इसे घर पर कैद करके हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब गू ऐसा करता है कि खुद उसे अंदर लेकर जाता है और दोबारा से उसके हाथ पाँव बांध देता है। अब जब रात का टाइम होता है तो जून किसी तरह से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। जब ली सेओ सो रही होती है तो वो छुप कर जाने लगता है, लेकिन एंड टाइम पर ली सेओ की आंख खुल जाती है। जून के हाथ पांव तो छूट चुके थे। वो फौरन से ली सेओ का गिरबान पकड़ता है, लेकिन अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। ली सेओ बड़ी पावरफुल गर्ल थी, उसे उठाकर दीवार में पटक देती है। लेकिन अब की बाहर जाकर जब नोज़ के पास उसकी ब्रीथ चेक करती है तो वो सांस ही नहीं ले रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अब की बार तो मैंने इसे मार ही डाला है। अब वो सुबह सुबह जाकर एक जंगल में उसे दफनाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन एन टाइम पर जून की आंख खुल जाती है और वो कब्र से उठकर बाहर निकल आता है। वो फिर से ली सेओ को मारना चाहता था, लेकिन उसे कल वाला वाक़या याद आता है कि इस पे हाथ उठाने का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। वो उसे धोखा देकर भागने की कोशिश करता है, पर एक पेड़ से टकराकर बिल्कुल फ्लैट होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद बेचारे की फेस ब्यूटी का ये हाल होता है। भागने के बारे में तो उसकी किस्मत ही ख़राब थी। और वो ली सेओ से कहता है कि आंधा मुझे दफनाने की कोशिश ना करना, मैं आसानी से मरने वाला नहीं। अगर मैं बेहोश हूँ भी तो मेरी नाक से नहीं, बल्कि मैं मुंह से सांस लेता हूँ, वहाँ से चेक किया करो। और फिर उसे डराने की भी कोशिश करता है। कहता है कि तुम कितने दिन मुझे कैद करके रख सकती हो, बताओ। मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, अभी के अभी देखना मेरी एजेंसी वाले लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ली सेओ उसकी बातों से डरती उससे पहले ही टीवी पर एक न्यूज़ चलने लगती है और वो होती है जून के ही बारे में। वहाँ पर कहा जा रहा था कि सुपरस्टार जून के बारे में किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो थक गया था तो आजकल रेस्ट कर रहा है, इसलिए कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। वो थोड़े ही दिनों में खुद ही वापस आ जाएगा फ्रेश होकर। अब डराने का प्लान नाकाम होने के बाद जून और ली सेओ दोनों ही अलग अलग कुछ प्लानिंग करने लगते हैं।
जून सोचता है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, इतना हैंडसम हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लूँ। ये जल्दी से मुझसे पट जाएगी और फिर मैं भाग जाऊँगा। जबकि दूसरी तरफ ली सीओ को दिखाते हैं, वो इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है तो उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम बीमारी का पता चलता है, जिसमें अक्सर किडनैपी अपने किडनैपर से ही प्यार कर बैठता है। तो वो सोचती है कि मैं भी ऐसा करती हूँ और जाकर जून को पटाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से अगर वो छूट भी गया तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। अब दोनों ने ही एक दूसरे को पटाने का फैसला कर लिया था। अब थोड़ी ही देर बाद ली सेओ जून के पास आती है। वो एकदम क्लासी सा तैयार होकर हाई हील्स पहनकर ठुमक ठुमक कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जून तो पहले ही तैयार बैठा था उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। वो एकदम पटने की एक्टिंग करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ पर किस करने ही वाले होते हैं कि ली सेओ को कोई कमी लगने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पे मेरे बाल उड़ रहे होते तो ज़्यादा अच्छा सीन बनता। जाकर खिड़की खोलने लगती है, लेकिन वो खिड़की टूट ही जाती है और वो खुद भी उससे बाहर गिरने वाली होती है। अगर वो नीचे गिर के मर जाती तो पीछे बंधे हुए जून का कौन ख्याल रखता। वो भी तो अंदर बंद हुआ भूखा प्यासा मर जाता। इसलिए जून को ना चाहते हुए भी उसे बचाने की कोशिश करनी ही पड़ती है। अब इस हादसे के बाद बेचारी ली सेओ का सारा मेकअप खराब हो जाता है, उसका ये हुलिया बन जाता है। लेकिन वो कहती है कि देखो तुम मुझसे पटने ही वाले थे अगर ये हादसा ना हो जाता। अब उसके बाद वो खुद पर ही गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि इतना महंगा ड्रेस भी ज़ाया हो गया और अब मेरा फ्यूचर क्या है। एक दिन मैं पकड़ी जाऊंगी और फिर मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी और मैं सारी ज़िंदगी जेल में ही काट दूंगी। ये सब सोचते सोचते उसे डर लग रहा था। वो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है। इतने में उसे एक प्लान आता है। वो कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है अपने नेबर गू से ही, और वो सोचती है कि क्यों ना मैं कोरिया छोड़कर वियतनाम चली जाऊँ। इस तरह से मैं यहाँ के लॉस से भी बच जाऊँगी। लेकिन जब वो सारा खर्चा पता करती है तो 5 लाख जमा करने में उसे 6 महीने लग जाएंगे पार्ट टाइम जॉब्स कर करके। लेकिन 6 महीने जून उसके साथ शांति से कैसे रहेगा, ये वो सोचने लगती है और फिर फैसला करती है कि मैं जाकर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ। उसे यही ऑफ़र देती है कि हम दोनों शांति से रहें, यही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जून वो सोचता है कि मैं क्यों एक किडनैपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा। लेकिन फिर ख्याल आता है कि ये लड़की तो साइकोपैथ है, कुछ भी कर जाएगी अगर मैंने ना किया तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही उसे कह देता है कि ठीक है पहले मेरे हाथ खोलो। लेकिन ली सीओ एक हेल्प करती है। वो भी सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उसको ईजी कर देती है, पीछे की बजाय हाथ आगे बांध देती है। पर इस बात पर जून को काफ़ी गुस्सा आता है। वो ली सीओ पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो ही हो जाता है जो पहले भी कई दफ़ा हुआ था। ली सीओ बेचारे की फिर से फेस ब्यूटी ख़राब हो जाती है। अब ऐसे नहीं तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ रहा था। ली सीओ कहती है कि मैं कुछ अरसे बाद शांति से तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम चले जाना, लेकिन तब तक हम आराम से यहाँ रहेंगे। जून सबसे बड़ी शर्त रखता है, कहता है कि इस अरसे में तुम मुझसे प्यार ना कर बैठना। और इस शर्त पर ली सीओ को काफ़ी हंसी आती है कि मैं फ़ैन ज़रूर हूँ पर इस टाइप की नहीं। और उसके बाद वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने थंब प्रिंट भी लगाते हैं, और वो भी इस तरह से। लेकिन जून ने अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर रखी हुई थी कि ये सब वो नाटक कर रहा है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भाग जाएगा और ली सेओ को पकड़वा देगा। और उसके बाद ली सेओ अपने नेबर गू से एक डिस्कशन करती है और उसे कुछ पेमेंट ऑफर करती है, जिसके बाद वो मान जाता है कि जब भी वो पार्ट टाइम जॉब्स पर जाएगी तो वो पीछे उसके कज़न जून का ख्याल रखेगा। अब वो एक केयर टेकर बन गया था। उधर जून को दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही उसने अपने असली रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। वो फ़ौरन से बहुत सारी डिमांड स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, ये कपड़े पुराने हो गए हैं। अब ली सेओ के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। वो कहीं से जाके लोगों के कपड़े उठा कर ले आती है जो उन्होंने फेंकने के लिए रखे हुए थे। अब वही बचे कुचे लोगों के फेंके हुए फटे पुराने कपड़े लाकर सुपरस्टार जून को दे देती है, जो ये देखकर काफ़ी गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाता रहता है और उससे डिमांड करता है कि तुम्हारी शर्तों में लिखा हुआ है कि तुम मेरा हर तरह से बेस्ट तरीके से ख्याल रखोगी, तो जाओ अब मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आओ, जिस भी ब्रांड के मैं कहूँगा तुम्हें लाने पड़ेंगे। और जब ली सियों उस ब्रांड के कपड़ों की प्राइस देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो क्या करती, उसे जून के लिए शॉपिंग के लिए भी जाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो पेमेंट कर रही होती है तो उसके दिल पर काफ़ी छुरियाँ भी चलती हैं। उसके बाद मॉल से बाहर निकलते हुए उसे वही उस रात वाले कॉप्स भी मिलते हैं जो उससे हाल चाल पूछते हैं और उसके बॉयफ्रेंड का भी। लेकिन वो उनसे झूठ बोल देती है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया और वहाँ से भाग जाती है। एक डिटेक्टिव भी वहाँ फिर रहा होता है, उसी की तलाश में पूछताछ कर रहा होता है क्योंकि उसे शक था कि जून इसी एरिया में कहीं होगा, लेकिन उसे कोई खास स्पेशल क्लू तो नहीं मिलता।
उसके बाद लीसियो जितना कर सकती थी उसने एक स्पेशल सा नाश्ता तैयार किया था जून के लिए, लेकिन जून के नखरे सातवें आसमान पर थे। उसे वो नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपनी लिस्ट गिनवाने लग जाता है। उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए, किस ब्रांड का पानी चाहिए, किस तरह की कॉस्मेटिक्स चाहिए और शैम्पू, सोप, सब कुछ उसको लिस्ट बनवा देता है। अब लीसियो को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खुद हॉस्टेज है और ये उसका किडनैपर है, जिस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है, फरमाइशें कर रहा है। थोड़ी देर बाद जून सोचने की कोशिश करता है कि उस रात को मैं उस गली में करने क्या गया था कि जब मैं किडनैप हो गया, लेकिन उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था। शायद वो किसी से मिलने गया था या फिर कोई उसके पीछे चल रहा था। और उसके बाद हमें सुपरस्टार जून के एजेंसी के फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं। वहाँ पर उसके एक फ्रेंड और राइवल मीर का ख्याल था कि वो किडनैप हो गया है और कुछ तो फिशी ज़रूर है, लेकिन बाकी लोग उसे चुप करने को कहते हैं क्योंकि ये न्यूज़ उनकी एजेंसी के लिए अच्छी नहीं थी। उधर लीसियो वो आजकल बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी क्योंकि उसके किडनैपिंग की विशेष बहुत बड़ी बड़ी थी और इतने ब्रांड्स की चीज़ें हासिल करने के लिए उसे बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। कभी वो ट्रक्स धोती है और कभी टॉयलेट्स धोती है। इवन के बेचारी का काम कर करके बुरा हाल हो जाता है। वो थक हार के लेटी पड़ी होती है, लेकिन आगे से एक और फरमाइश रेडी पड़ी होती है। डिनर के लिए मिस्टर किडनैपी जून को चाहिए था आज मीट, और वो भी किसी स्पेशल तरीके का। अब लीसियो शॉपिंग के लिए जाती है और जब बिल देखती है तो उसकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स ही बन जाते हैं। बड़ी मुश्किल से इतना महंगा मीट खरीद के जब वो उसके लिए कुक करके लाती है तो मिस्टर जून को पसंद ही नहीं आता। वो फौरन से डस्टबिन में फेंक देता है, कहता है यही उसकी जगह है। ये देखकर तो लीसियो को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो उसे छुरे से मार ही डाले, लेकिन असल में तो वो एक इंसेक्ट को किल कर रही थी जो उसके पास जा रहा था। अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी था। लीसियो को लग रहा था कि ठीक इंग्लिश स्टाइल का उसने बना ही लिया है, लेकिन ये भी जून को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसने रिजेक्ट कर दिया था। और थोड़ी ही देर बाद लीसियो को अपने ऑफिस से कॉल आती है। उन्होंने कहा था कि जो सैलरी तुम्हारी रह गई वो आकर रिसीव कर लो। और वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने मैनेजर से भी होती है, जिस पर आज वो चिल्ला चिल्ला कर अपना खूब गुस्सा भी निकालती है। उधर घर पर जून जब अकेले में नेबर गू को देखता है तो उसे सारी कहानी बताता है कि उसे किस तरह से किडनैप किया और कैसे उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन भी वो करने वाली थी। उसे सारी कहानी सुनाता है, पर गू को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं आता। उधर लीसियो को उसकी बेस्टी बताती है कि आजकल ऑफिस में ट्रांसफर एम्प्लॉयज़ की जॉब आई हुई है, तुम चाहो तो अप्लाई कर दो, तुम्हें मिल सकती है जॉब। इस तरह से उसकी पार्ट टाइम जॉब्स की मेहनत से भी जान छूट जाएगी। और अब लीसियो बेचारी उसी मुंह से उस मैनेजर के पास जाती है। अब की बार तो गिफ्ट्स लेकर जाती है, उसे रिश्वत देती है ताकि वो लिस्ट में उसका नाम भी डाल दे। और ये सब करती हुई वो काफ़ी फ़नी लगती है। उधर घर पर जून को दिखाते हैं। वो हर तरह से कोशिश करता है ताकि गू उसकी बातों का एतबार कर ले। वो उसे अपने स्टाइल में गाने गा के और एक्टिंग करके भी दिखाता है, लेकिन ये सारे स्टंट्स दिखाते हुए उसे पता नहीं चल रहा था। उसकी ये सारी हरकतें देखकर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन खराब हो और लीसियो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अगले दिन दिखाते हैं कि लीसियो जब घर पर होती है तो वही डिटेक्टिव किसी तरह से ढूंढता ढूंढता उसके घर के बाहर भी पहुंच जाता है। अंदर जून जब सुनता है कि बाहर कोई डिटेक्टिव खड़ा है तो वो फौरन से आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, पर उसने तब पैंट भी नहीं पहनी हुई थी। वो ये सोचकर भी डर जाता है कि अगर इसी टाइम पर साथ में मीडिया भी हो और मेरी इस हालत में फ़ोटोज़ निकाल दे तो मैं तो सारी लाइफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। और वो डिटेक्टिव के सामने आने की बजाय खुद ही जाकर एक कोने में छुप जाता है और अपनी तसल्ली करने के बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन लीसियो अब काफ़ी परेशान हो गई थी। इस एरिया में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। वो सोचती है कहीं शिफ्ट हो जाए और फिर घर जाकर जून की मेजरमेंट्स लेने लगती है, क्योंकि उसने उसे रेफ्रिजरेटर में डालकर वहाँ से ट्रांसफ़र करना था। उसके साइज़ का एक बॉक्स भी लेकर आ जाती है, पर जून कहता है कि ऐसे नॉन ह्यूमन बिहेवियर मेरे साथ ना करो, प्लीज़ मेरी एजेंसी को कॉल करो, मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। लीसियो उसके सामने एक कॉल मिलाती है, लेकिन जैसे ही कॉल मिलती है जून चिल्लाने लग जाता है, हेल्प मी, मुझे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन एक्चुअली लीसियो बहुत चालाक थी, उसने एक कॉल एजेंसी को मिलाई ही नहीं थी और अब इस हरकत पर जून को ऑब्वियसली सज़ा भी मिलने वाली थी। अब इस मामले को दबाने के लिए लीसियो क्या करती है कि जून से एक हैंड रिटन लेटर भी लिखवाती है, लेकिन उस लेटर में उसने कोड वर्डिंग्स में सारा कुछ लिख दिया था कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। लीसियो को यह सब पता भी चल गया था और उसके बाद लीसियो अपने शब्दों में खुद कहकर उससे एक लेटर लिखवाती है कि वो वेकेशन पर गया हुआ है, और फिर अपनी एक फ्रेंड मून की हेल्प से वो एक फेक कार्ड भी निकालती है ताकि किसी तरह से उस एजेंसी में एंटर हो सके। जब वो गई हुई होती है तो उसके पीछे पीछे जून किसी तरह से लोगों को आवाज़ें देकर खुद भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पर भी नाकाम ही रहता है।
और लीसियो एजेंसी जाकर वो लेटर सीईओ की गाड़ी के ऊपर रख देती है। लेकिन वहाँ से भागते हुए मीर उसे देख लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका एम्प्लॉय कार्ड फेक था। लेकिन उसे और तो कोई शक नहीं होता, उन्हें यही लगता है कि शायद कोई ऑब्सेसिव फैंस हैं। जबकि लेटर जब सारों को मिलता है तो वो सब कहते हैं कि देखा, हमने यही सोचा था कि वो वेकेशन पर गया हुआ है, वो पहले ही थका हुआ था। और फिर यही लेटर हर जगह न्यूज़ में भी फैल जाता है। हर कोई यही कहता है कि जून बिल्कुल ठीक है और सेफ है, उसके बारे में कोई भी रूमर्स ना फैलाई जाएं। लेकिन किस्मत खराब होने में लीसियो का कोई भी मुकाबला नहीं था। उसकी दोबारा से ट्रांसफ़र उसी मैनेजर के अंडर हो जाती है। वो उसी की टीम में शामिल हो गई थी और वो अपनी किस्मत को बहुत गालियाँ देती है। और उधर घर पर एक्सरसाइज करने के बहाने से छत पर खड़े होकर जून हर तरह से उस एरिया को इंस्पेक्ट करता है और भागने के रास्ते तलाश करता रहता है। फिर जब वो दोनों बॉयज़ बातें कर रहे होते हैं तो जून गू से पूछता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम लीसियो को लाइक करते हो। अब गू का क्या जवाब होगा ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। हम देखते हैं कि लीसियो की पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत अपने ऑफिस में थी, लेकिन ट्रांसफ़र एम्प्लॉय बनने के बाद उसकी बची कुछ इज्जत भी नहीं रही थी। उससे बिल्कुल ही छोटे मोटे काम लिए जाते थे और वो बहुत ज़्यादा थका दी जाती थी। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि उन लोगों को कभी भी टाइम पर खाना भी नहीं मिला करता था। उनके साथ बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड बर्ताव किया जाता था। लेकिन एक ही फ़ायदा था कि सैलरी ठीक थी और टाइम पर मिल जाती थी। उसके बाद लीसियो घर वापस आती है। अपने साथ जून के लिए डिनर भी लेकर आई थी। वो दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। जून उससे पूछता है कि क्या गू और तुम्हारे बीच कुछ है, लेकिन लीसियो कहती है ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन ही है। और फिर एक बात बताती है कि एक दफ़ा उसने अपने नेबरहुड में आंटीज़ को बात करते हुए सुना था कि जैसे गू बहुत ही अमीर फैमिली से है और किसी लड़ाई की वजह से अब अलग होकर रह रहा है। तो ये बात सुनकर उससे दोस्ती बढ़ाने की खातिर वो गिफ्ट लेकर उसके पास ही पहुंच जाती है। लेकिन ना तो गू ने कोई लिफ्ट कराई थी और फिर बाद में उसे पता चल गया था कि वो सिर्फ फेक रूमर ही थी, वो किसी अमीर फैमिली से नहीं था। उसकी ये बात सुनकर जून आगे से उसे मटीरियलिस्टिक बोल देता है, कहता है बड़ी सेल्फिश लड़की हो तुम। लेकिन लीसियो वो आगे से कहती है कि तुम्हें क्या पता ये कोई बुरी बात है, अगर मेरा सपना है कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई गरीब इंसान ना हो। तुमने पॉवर्टी के दिन कब देखे? तुम्हारी तो एक स्माइल पर तुम्हें करोड़ों मिल जाते हैं। लीसियो उसे इस तरह की काफ़ी खरी खरी बातें सुनाती है और फिर अपनी लाइफ को लेकर दोबारा से अपसेट हो जाती है और खामोशी से सो जाती है। जबकि जून वो भी अपने शब्द वापस ले लेता है। उसके बाद अगले दिन जून ऐसा करता है कि बातों बातों में गू से पूछता है बहुत सारी बातें लीसियो के बारे में, उसके जन्मदिन के बारे में और उसका सेल फोन नंबर क्या है, फेवरेट नंबर क्या है। बातों बातों में पूछता है ताकि उसे शक ना हो। और फिर यही सारा कुछ वो अपने नंबर लॉक पर भी अप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि शायद उसे कोड पता चल जाए कि क्या पासवर्ड लगा हुआ है। उधर मून को दिखाते हैं। वो आज लीसियो को अपने साथ ज़बरदस्ती एक जगह पर लेकर जाती है और वो होता है जून की फैंस का एक क्लब। और वहाँ पर पहली दफ़ा जाने पर सारी गर्ल्स उसे अजीब से देख रही थी। लेकिन लीसियो जितना कुछ जून के बारे में जानती थी वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसके एलर्जीज़ क्या हैं, उसे क्या चीज़ पसंद है और कौन सा ब्रांड वो पहनता है, वो सब कुछ जानती थी। और इस बात से वो सारी गर्ल्स उससे बहुत इम्प्रेस होती हैं और उसे परमानेंट मेंबर भी बना लेती हैं। आज डिनर के लिए जून ने लीसियो से कहकर एक सूप भी मंगवाया था। लेकिन जब वो डिनर खाता है तो कहता है कि ये सूप मैंने नहीं पीना, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें फ्लू था, मुझे पता था तुम अपने लिए नहीं लेके आओगी। बहुत कंजूस होना, इसलिए मैंने अपना बहाना बनाया। उसके बाद जब वो दोनों सोने के लिए लेटते हैं तो बातों बातों में लीसियो उसे बताती है, कहती है कि मैंने रेसलिंग करना सीखी थी जब मैं हाई स्कूल में थी। तभी एक लड़का मुझे अच्छा लगता था और वो मेरा क्रश था उस पर, इसलिए उसके पीछे पीछे मैं रेसलिंग सीखने के लिए चली गई। लेकिन वो बॉय, उसमें तो इतना टैलेंट था नहीं, वो उस क्लब से निकाला गया। पर कोच उसने मेरा टैलेंट देखकर मुझे परमानेंट वहीं पर रख लिया था। अब उसके सो जाने के बाद रात को बार बार जून डिफरेंट कोड्स लगाकर ट्राई करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इन दी एंड उसका लॉक खुल ही जाता है और वो इस कोड पर खुलता है जो होता है 000। यानी कि उसने कोई कोड लगा कर ही नहीं रखा हुआ था, वो फजूल में मेहनत कर रहा था। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे फीलिंग आती है कि जैसे लीसियो को बहुत तेज़ टेम्परेचर हो। तो वो वहाँ से भाग नहीं पाता, वहीं पर रुक जाता है और उसका ख्याल रखता है, सारी रात बैठकर उसकी केयर करता है। लेकिन अगली सुबह उठकर फिर बहुत गुस्सा करता है अपने आप पर कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया। उधर लीसियो को मून फ़ोन करके बताती है कि जून के फ़ैन क्लब के लिए कुछ डोनेशंस चाहिए और तुम भी अपना हिस्सा डालोगी। पर लीसियो के पास तो कोई पैसे भी नहीं बचे थे, तो वो फैसला करती है कि जून के ही कपड़े बेचकर वो वहाँ पर फंड्स दे देगी, वैसे भी उसी की क्लब में काम आएंगे।
तो वो ऐसा करती है कि उसे ऑनलाइन बेचने के लिए ऐड चला देती है और इत्तेफाक से ये ऐड सारा की नज़रों से भी गुजरता है। उसे शक तो होता है कि ये किसके कपड़े हैं। ली सियो को मैसेज करते हैं 1-2 बायर्स और उससे मिलने का भी कहते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका काम जल्दी हो गया है और अब पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर से मिलने के लिए जाती है तो वो कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना ही नेबर गू होता है जो वो ख़रीदना चाहता था। जब ये सारा कुछ करने के बाद वो घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि जून वहाँ पर है ही नहीं, बल्कि वो घर से भाग चुका है। वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। एक जगह पर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की गाड़ी उतर रही होती है। वो देखकर जून एकदम चिल्लाने लग जाता है। अब उसे चुप कराने के लिए ली सियो को और कुछ नहीं सोचता तो वो उसे किस कर देती है और इस तरह से उसकी बोलती बंद करा देती है। अब जून दोबारा से चुपचाप होस्टेज बनकर घर में वापस आ चुका था। ली सियो उस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़े हैं, भागने की कोशिश की है। अब मैं भी तुम्हारी कोई भी विश पूरी करने वाली नहीं हूँ। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, महंगे महंगे खाने लाई। पर जून इन बातों पर तो कोई डिस्कशन नहीं करता। उसके माइंड में एक ही बात घूम रही थी। वो कहता है कि मुझे इतना पता चल गया है कि ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी और तुम कितनी लकी हो। तुम्हें तो पोर्ट्रेट लगाने चाहिए। तुम्हारी फर्स्ट किस एक के-पॉप आइडल के साथ हुई है, सुपरस्टार जून के साथ। तुम तो बहुत लकी लड़की हो, तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए। लेकिन ली सियो उसे तो ये सब सोच सोच कर भी शर्म आ रही थी और रात को वो सोते हुए भी खुद पर गुस्सा ही करती रहती है। अब जून तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसको बाकायदा लॉक्स लग चुके थे और उसके पासवर्ड रेगुलरली चेंज होते रहते थे। अब वो एक्सरसाइज करने भी बाहर नहीं जा सकता था और ना ही फ्रेश होने के लिए वो छत पर निकल सकता था। उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। सिर्फ एक चीज़ अलाउ थी और वो भी उसकी रिक्वेस्ट पर कि वो 3 घंटे टीवी देख सकता है। पर टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल अलाउड था और वो था पूजा पाठ का चैनल। अब वो कितनी देर ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ली सियो का कहना था कि वो यही देखे ताकि उसका माइंड शांत रहे, कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। पर ये सब देखकर उसके माइंड में कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। वो भजन पर बार बार झूमता रहता है। उधर ली सियो को दिखाते हैं कि जब वो आज ऑफिस में जाती है तो सैरा उसे एक बात बताती है। कहती है कि आज जून की जगह पर एक नया क्लाइंट हमारे पास आ रहा है और वो है मीर, जो कि अब हमारी कॉफ़ी का नया एम्बेसडर बनेगा। ली सियो ये सुनकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है और परेशान भी बहुत होती है, क्योंकि उसे याद आता है कि लास्ट टाइम मीर ने उसे पकड़ लिया था एक फेक एम्प्लॉय कार्ड पहने हुए। इतने में मीर वहाँ पर आ जाता है और ली सियो और मीर दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़ा देख रहे होते हैं। जून सोचने की कोशिश करता है कि जिस रात को वो किडनैप हुआ था उस रात वो क्या कर रहा था और किससे मिलने के लिए गया था, लेकिन फिर उस हादसे की वजह से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तो वो अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए गू को कहता है कि उसके सर में जोरदार कोई चीज़ मारे, लेकिन वो मारता उससे पहले ही उसे याद आ जाता है। वो उसे रोकने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन गू उसे मारने का अपना शौक बड़े मज़े से पूरा करता है और उसे बेहोश भी कर देता है। अब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली जून को याद आ गया था, वो वहाँ पर मिलने के लिए गया था मीर को और उन दोनों ने क्या बातें की अब ये उसे याद नहीं आ रहा था। नई मुसीबत आ गई। उधर ऑफिस में हमें ली सियो को दिखाते हैं, जो कि मीर को देखते ही अपना फेस छुपाने की बार बार कोशिश करने लगती है। वो उसके सामने आना ही नहीं चाहती थी। तो मीटिंग में जब कॉफ़ी देने की बारी आती है तो तब भी अपना फेस छुपाकर, कभी किसी फाइल के पीछे तो कभी बालों के पीछे, वो ऐसे ही कॉफ़ी सर्व करती रहती है। मीर को थोड़ा शक तो हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो एक गमले के पीछे छुप जाती है। गमला तो कोई उठा कर ले जाता है और अब वो पकड़ी गई थी। मीर को लगता है कि ये वही ऑब्सेसिव फ़ैन है मेरी, लेकिन वो हैरान था कि इसकी थोड़ी तो शक्ल उसी फुटेज वाली लड़की से मिलती है। उसके बाद दिखाते हैं कि ली सियो आज काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी लेकिन उसे एडवांस पेमेंट मिल ही नहीं रही थी। और इन्हीं टेंशन्स की वजह से जब वो रात को घर पर आती है तो डिनर भी नहीं कर रही थी, बहुत परेशान बैठी हुई थी। और इसी तरह से वो खोई खोई थी। तो जून खाना खा रहा होता है, उसके आगे से टेबल भी उठा लेती है। जून अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसका फ़ोन सामने पड़ा था। वो चोरी चोरी उसे बातों में लगाकर उसका फ़ोन उठाने की कोशिश करता है अपने पैरों से, लेकिन किस्मत ख़राब थी। एंड टाइम पर एक कॉल आ जाती है और वो पकड़ा जाता है, पर झूठ बोलता है कि तुम्हारी ही तो हेल्प कर रहा था, तुम्हें ही फ़ोन उठा कर देने लगा था। वो फ़ोन सुनकर ली सियो का और भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो मालिक मकान का फ़ोन था और वो रेंट मांग रहा था। जून के बार बार पूछने पर ली सियो अपनी यही परेशानियां उससे शेयर करती है। कहती है कि मैं ये सारा कुछ अफोर्ड कर भी लेती, लेकिन क्या करूं, मुझे एक 5 स्टार जॉब जो चिमट गई है। अब ना तो मैं स्टूडेंट लोन की किस्त भर सकती हूं और ना ही रेंट पे कर सक रही हूं। तो जून यहाँ पर उसे हेल्प करने की ऑफ़र करता है।
कि बदले में तुम मुझे रिलीज़ कर देना, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती हो, उसमें पता नहीं कितने करोड़ों होंगे, मैंने तो कभी काउंट भी नहीं किया। अब रात को लीसियो बड़े बड़े गॉगल्स लगाकर अपना फेस कवर करके छुपती छुपाती एक एटीएम मशीन पर जाती है। वो सोचती है कि बड़े पैसे होंगे, लेकिन अंदर तो 350 भी नहीं था। और उसका इतना बैलेंस देखकर लीसियो के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब वो घर आकर ये सारा कुछ जून को बताती है तो वो कहता है कि यकीनन तुमने ही कोई हेरा फेरी की होगी, कहीं तुम पॉकेट पिकर तो नहीं हो। लेकिन लीसियो को उसकी सारी बातें फजूल लग रही थी। वो आराम से बाहर शांति से बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इसके बैंक बैलेंस को देखो तो इसका हाल तो मुझसे भी पतला है। और थोड़ी देर बाद उसे एक और बैड न्यूज़ भी मिल जाती है, और वो ये थी कि उसका नेबर गू वो उसके नेबरहुड से कहीं और शिफ्ट हो रहा था। और ये सोचकर वो एकदम परेशान हो जाती है कि नए नेबर्स को कैसे फंसाएगी। वो उसको देख लेंगे और फिर उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। वो इमेजिन करती है कि जून किस तरह से जानवरों की तरह अंदर बंधा हुआ होगा तो नई नेबर उसे देख लेगी। और वो ये सोचकर एकदम बहुत परेशान होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और यहाँ पर गू उसे बताता है कि मैं ये एरिया इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेंट काफ़ी बढ़ गया है। अब इसी तरह से परेशान लीसियो जब घर आती है तो काफ़ी ड्रिंक करती है। जून उसे रोकने की तो बहुत कोशिश करता है पर वो रुकती ही नहीं। जून का बहुत मन करता है कि इसे बता दे, क्योंकि गू ने उस दिन कहा था कि हाँ मैं लीसियो को लाइक करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जून की ज़ुबान पर ताले पड़ जाते हैं, वो उसे बता ही नहीं पाता। शायद जेलसी थी, और यही तो लव का पहला स्टेप होती है। उसके बाद लीसियो खुद से थोड़ा तैयार होकर एक गिफ्ट लेकर गू की तरफ जाती है ताकि उसे कन्विंस करे कि वो यहाँ से शिफ्ट ना हो। लेकिन जाते जाते जून उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी स्टाइलिंग को देखो, तुम एकदम टेरिबल और डिज़ास्टर लग रही हो। ऐसे तो वो ना जाता भी चला जाएगा। और उसके बाद उसे भाषण देने लगता है और वो कहता है कि लड़कों को सबसे अच्छा लगता है लड़की में सुंदरता का होना, जो तुम में बिल्कुल ही ज़ीरो है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी ड्रेसिंग से, तुम्हारी स्टाइलिंग से और मेकअप से इस सारा कुछ कवर कर दूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से वो उसका एक ड्रेस पास कर देता है और उसके बाद खुद आता है, उसका मेकअप करता है। और यहाँ पर लीसियो को कुछ होने लगता है, सामने इतना बड़ा सुपरस्टार उसका मेकअप कर रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता, और भी उसे टिप्स देता है। उसके फेस को हर एंगल से चेक करता है और फिर कहता है कि तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल ये थोड़ा सा देखने लायक है, इसलिए तुम यही सामने सामने रखना। और फिर उसे ये सारी एडवाइजेस करने के बाद वो अकेले में सोचता है कि उसने झूठ बोला था, ये वाकई में बहुत प्रिटी है। उधर लीसियो गू के पास जाती है और बार बार अपना लेफ्ट प्रोफाइल सामने करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। काफ़ी मक्खन भी लगाती है कि वो ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट ना हो। पर गू ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो घर आकर सारा गुस्सा जून पर निकालती है। कहती है कि तुम्हारी सारी थ्योरी गलत थी, कोई लेफ्ट राइट प्रोफाइल सब कुछ बकवास था, क्योंकि गू तो उसकी बात माना ही नहीं है। उसके बाद अगले दिन वो ऑफिस में एक बात नोट करती है कि उसके लेफ्ट प्रोफाइल की ही वजह से अकाउंटेंट जो पहले उसे सैलरी नहीं दे रहा था, अब वो एडवांस सैलरी के लिए मान गया है। और उसके बाद उसने एक और भी चीज़ नोटिस की आज के ही दिन में कि उसके लेफ्ट प्रोफाइल की वजह से मीर ने भी उसे अपनी कोऑर्डिनेटर चूज़ कर लिया था और बहुत सी दूसरी गर्ल्स को रिजेक्ट कर लिया था। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके लेफ्ट प्रोफाइल का जादू चलना स्टार्ट हो गया है। और ऑफिस से वापस आकर उसको एक और बड़ी न्यूज़ मिलती है कि गू ने भी फैसला किया है कि वो वहाँ से कहीं नहीं जा रहा। और अब तो उसे यकीन हो गया था कि ये मेरे लेफ्ट प्रोफाइल का ही कमाल है, बड़ी अच्छी टिप दी थी सुपरस्टार ने। और फिर वो इसी तरह से घर आकर अपनी ब्यूटी की बार बार तारीफ़ें करके वो सारी बातें उसे सुना रही होती है। लेकिन इस टाइम पर उसे पता ही नहीं था कि उसका मेकअप तो सारा बह चुका था, ब्यूटी ज़रा भी नहीं थी। और उसके बाद कुछ नया होता है। जून आज उसके साथ बैठकर लोकल सी बियर भी ड्रिंक करता है, जो उसने पहले कभी भी नहीं की थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खो ही जाते हैं। और वो यही सोच रहे थे कि ये कितना हैंडसम है और ये कितनी सुंदर है। इतने में एक और मुसीबत आ जाती है। एकदम से कॉल आती है और लीसियो को पता चलता है कि उसकी मॉम उसके घर पर आने वाली हैं और बस पहुंचने ही लगी हैं। अब इस परेशानी का कैसे सामना करेगी, वो जाकर गू से रिक्वेस्ट करती है और फिर वापस आती है। जून को ज़बरदस्ती उसके घर शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन जून था कि जाने के लिए राज़ी ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे बेदर्दी से घसीटती हुई वहाँ से ले ही जाती है। अब जून सोचता है कि लीसियो तो रेसलर थी, मैं नहीं भाग सका था, लेकिन ये लड़का गू ये थोड़ा सा वीक लगता है, इसे तो मैं मार के भाग जाऊंगा। लेकिन इतने में नहाने के लिए जब गू जाता है तो उसके मसल्स देखकर जून के सारे सपने वहीं के वहीं चिकनाचूर हो जाते हैं। उधर रात को लीसियो अपनी मॉम को सुलाने के बाद एक दफ़ा उन दोनों बॉयज़ का पता करने के लिए जाती है। तो वो दोनों उस टाइम पर एफएम पर एक हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं और उसके आने पर बहुत डर कर एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि गू के सामने वो दोनों बहुत नाटक करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही स्वीट और लविंग कज़न बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में तो एक दूसरे की चीक्स नोच रहे थे। उधर मॉम को शक हो जाता है कि जैसे लीसियो का चक्कर चल रहा है गू के साथ, और फिर वो लीसियो पे काफ़ी गुस्सा करती है कि वो लड़का मुझे पुअर सा लगता है, तुम ऐसे अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हो, क्या मेरी एग्जाम्पल नहीं तुम्हारे सामने। लीसियो समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जा रही होती है तो पीछे मॉम को एक अंडरवेयर मिलता है और वो ऑब्वियसली जून का होता है। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके फेवरेट आइडल का है, बल्कि उनको यही शक हो रहा होता है कि बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है, ये मेरी बेटी का ही बॉयफ्रेंड है। और अब वो इसी बात पर गुस्से में खड़ी होती है। फिर से वापस आती है तो वो फ़ौरन से उससे क्वेश्चन करती हैं कि ये अंडरवेयर किस लड़के का है, तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है। लीसियो ये देखकर एकदम से परेशान हो जाती है, लेकिन फिर कवर कर लेती है और कहने लगती है कि ये तो मेरा अपना ही है, मैंने खुद के लिए लिया था क्योंकि ये बहुत कम्फी है। लेकिन मॉम को अभी तक यही लगता था कि वो कुछ छुपा रही है और ये यकीनन गू का ही होगा। लेकिन लीसियो थोड़ी सेंटिमेंटल हो जाती है, अपनी मॉम से बातें करती हुई उनको विश्वास दिलाती है, कहती है कि आप मुझ पर ट्रस्ट रखें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आप हमेशा मुझे एक ही भाषण देती है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचूंगी और फिर ही कोई फैसला करूंगी। मॉम अक्सर लीसियो के लिए परेशान रहती थी क्योंकि इतनी मुश्किल से उसे पढ़ाया, फिर भी उसकी कोई अच्छी जॉब ही नहीं लगती थी और उसे इतने बुरे से एरिया में भाड़े पर रहना पड़ रहा था। उधर उन दोनों बॉयज़ को दिखाते हैं, वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तो उनकी आपस में काफ़ी बहस हो जाती है क्योंकि लीसियो की तरह का क्वालिटी का डिनर जून को अब नहीं मिल रहा था। गो और वो दोनों बेट लगाते हैं और आपस में एक दूसरे को फिंगर फ्लिक करते ही रहते हैं और एक दूसरे का बुरा हाल कर देते हैं और इन दी एंड उनके फॉरहेड बिल्कुल रेड हो चुके होते हैं। अब अगले दिन सुबह दोबारा से मॉम जब गू की बात करती है तो आगे से लीसियो उनको कहती है कि फिर भी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि मैंने बहुत सी आंटी से सुना था कि वो इतना पुअर भी नहीं है, उसके डैड की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से वो अब अलग होकर रह रहा है। वो दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह की गर्ल्स टॉक करती रहती हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि गू जून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जून की कोशिश थी कि वो आंटी के जाने से पहले एक दफ़ा उनसे मिले ताकि वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल सके, लेकिन गू उसे वहाँ से जाने से रोक देता है क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ वही बातें थी जो लीसियो उसे कहती थी। उधर एक दिन रहने के बाद आंटी अब चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले वो लीसियो की हेल्प भी करके जाती हैं पैसों की शक्ल में। और बाद में जून जब आता है तो फिर लीसियो को काफ़ी तंग करता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला होगा, पढ़ाया होगा, इसलिए कि तुम एक किडनैपर बन जाओ, उन्हें ये पता चलेगा तो वो कितनी दुखी होंगी। और लीसियो बेचारी तो पहले से ही इतनी सैड थी, वो ये सुनकर तो रोने के लिए तैयार ही बैठी होती है, ऊंचा ऊंचा रोना स्टार्ट कर देती और फिर उसे रोता देख जून से बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे हक करके चुप कराना स्टार्ट कर देता है और उसे कंफर्ट देता है। इतने में आंटी कुछ भूल गई थी, वो अचानक से ऊपर आ जाती हैं और जब इन दोनों को इस तरह से देखती हैं तो एकदम परेशान हो जाती हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लीसियो अब क्या कहती है कि मैं उसे किडनैप करके लाई हूँ, वो झूठ बोल देती है, कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम सीक्रेटली रहते हैं। और पता है आर्टिस्ट को इस तरह के शौक होते हैं एडवेंचर्स करने के, इसीलिए वो किडनैपिंग होने का प्रिटेंड कर रहा है। मॉम तो ये सुनकर एकदम खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड मेरा फेवरेट स्टार जून है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। वो अंदर जाकर यही बात जून से कंफर्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जून उसका पता नहीं क्यों झूठ बोलने का मन नहीं करता कि वो आंटी को हर्ट करे। वो उनको ये बात आराम से कंफर्म कर देता है और बस फिर क्या, मॉम लीसियो के लिए बहुत खुश हो जाती हैं, उसे हक करती हैं, उसे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दे रही होती हैं कि ये सारा कुछ गू देख लेता है। और गू बहुत हर्ट होता है कि मैंने इसकी हर तरह से हेल्प की और लीसियो वो इतने दिनों से मुझे उल्लू बना रही थी। अब मॉम तो चली जाती हैं, लेकिन लीसियो के लिए नई मुसीबत आ जाती है। वो फ़ौरन से जाती है गू के पास, उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हर्ट था। वो फ़ौरन से पुलिस के पास रिपोर्ट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लीसियो के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। वो एक फ्राई पैन उठाती है, उसके सर में दे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में गू भी बंधा हुआ होता है बिल्कुल जून के बराबर में। अब देख लें, एक लड़की इतनों पे भारी है और यहाँ पर जून उसे ताने भी मारता है कि मैं तुम्हें कितने अरसे से कह रहा था, तुम हो कि मेरा विश्वास ही नहीं करते थे। अब लीसियो गू को सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से ये सारी किडनैपिंग हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और अब वो इसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये तो रिपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है।
अब लीसियो को काम पर भी जाना होता है, तो वो जब जाने लगती है तो एक दफ़ा वापस मुड़ती है। वो बॉयज़ बेचारे सारा दिन बोर होंगे ये सोचकर उन्हें टीवी ऑन करके दे जाती है। उधर मीर आज बातों बातों में लीसियो से कहता है कि तुम फेक एम्प्लॉय कार्ड बनाकर किससे मिलने के लिए आई थी, क्या मुझे देखने के लिए आई थी? तो आगे से लीसियो मज़े से झूठ बोल देती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन मीर भी बहुत चालाक था, वो बातों बातों में ये फील कर जाता है कि लीसियो तो उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं, इसकी फ़ैन कैसे हो सकती है, और वो भी ऑब्सेसिव वाली। लेकिन फिर भी उसे एक बहाने से कहता है कि आज मैं अपनी इस ऑब्सेसिव फ़ैन को एक राइड देने वाला हूँ, और ज़बरदस्ती साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें सैरा को दिखाते हैं, वो काफ़ी डफर और स्टूपिड टाइप की थी, तो एक और बेवकूफ़ी भी कर देती है। एक रिपोर्टर के सामने कहती है कि जून कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर पर ही है, वहीं रेस्ट कर रहा है, और हम थोड़े अरसे में अपनी वेडिंग भी अनाउंस करने वाले हैं। हम दोनों बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, अब शादी करेंगे। और रिपोर्टर ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह फैला देता है, और टीवी पर ये न्यूज़ जून भी देख लेता है और देखकर एकदम हैरान रह जाता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि अब ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज़ मुझे रिलीज़ करो, मैं ऐसी फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे कैरियर पे अफेक्ट होगा। और उसे ऑफ़र भी देता है कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे छुड़ा दो, यहाँ से भगा दो। जबकि मीर को दिखाते हैं, वो लीसियो को ड्रॉप करने के लिए बस स्टॉप तक आता है और फिर उसका पीछा करते हुए पता कर लेता है कि वो रहती कहाँ पर है। मीर काफ़ी सस्पिशियस टाइप का लग रहा था। लीसियो घर आकर देखती है कि जून तो वहीं पर बंधा पड़ा है, लेकिन वो गायब हो गया है। गू वहाँ से भागने के बाद जाता है सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराने के लिए, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और वो खामोशी से कोई बहाना करके वहाँ से वापस लीसियो के पास आ जाता है। इनफैक्ट तो ऐसा था कि वो लीसियो को लाइक करता है, लेकिन उसे झूठ बोल देता है, कहता है कि मैं कैसे रिपोर्ट कर देता, इतने दिनों से मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, तो वो मुझे भी तुम्हारा क्राइम पार्टनर ही समझते, मुझे भी पकड़ लेते, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। और उसे ये भी पता था कि लीसियो वियतनाम भागना चाहती है, फिर उसके पास पैसे ही नहीं। वो ऑफ़र करता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूँ तो तुम इसको रिलीज़ कर देना और वियतनाम चले जाना। उधर जून लीसियो के पूछने पर उसे झूठ बोल देता है, कहता है कि अगर मैं मॉम को सच बता देता तो वो क्या करती, अपनी बेटी को तो पुलिस के हवाले ना करती, तो मेरे टेक केयर करने वालों में एक तीसरा बंदा भी शामिल हो जाता और मेरा भागना और भी मुश्किल हो जाता। जबकि हमें गू को दिखाते हैं कि वो लीसियो के लिए पैसे मांगने की खातिर अपने डैड के पास जाता है, लेकिन वो आगे से उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देते हैं। अब लीसियो तो एक ऑफिशियल टूर पर बाहर कहीं गई हुई थी, तो पीछे जून गू को कहता है कि तुम मुझे रिलीज़ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लीसियो को रिपोर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और उसके बाद गू जानबूझकर जून को एक मौका देता है कि वो उसे मार कर वहाँ से भाग जाए, और फिर ऐसा ही होता है, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जब लीसियो वापस आती है, ये सारा कुछ देखती है, तो एकदम से परेशान हो जाती है कि बस अब उसका जेल में जाना बिल्कुल पक्का है। लेकिन गू उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो रिपोर्ट ही नहीं करेगा, देख लेना। और असल में भी कुछ ऐसा ही होता है। जून कोशिश तो बहुत करता है कि उसकी पुलिस में रिपोर्ट करे, लेकिन फिर उसे वही बातें याद आने लगती हैं कि उसकी किडनैपर उसका कितना ख्याल रखती थी, सर्दियों में उसे सॉक्स भी पहनाती थी, तो उसका मन पता नहीं क्यों करता ही नहीं है वो रिपोर्ट करे। और उसके बाद वो अपने CEO से मिलता है और उससे काफ़ी लड़ाई भी करता है कि मेरे अकाउंट में पैसे भी गायब थे, और साथ ही साथ तुमने सैरा को कंट्रोल क्यों नहीं किया, वो फजूल बातें फैला रही है, अब इन सारी चीज़ों को फिक्स करो। उधर लीसियो एक लास्ट विश बता रही होती है गू को कि वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक दफ़ा अच्छा सा खाना खाना चाहती है, मीट खाना चाहती है, और गू उसकी ये मासूम सी विश भी पूरी कर देता है, उसे खुद पकाकर एक अच्छा सा डिनर भी खिलाता है। जबकि हमें जून को दिखाते हैं, वो रात को अकेले जब अपने घर पर होता है तो कोई वहाँ पर आ जाता है, उस पर पीछे से अटैक कर देता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसे सारा कुछ याद आने लग जाता है कि उस किडनैपिंग वाली रात में लीसियो ने उस पर अटैक किया था, नहीं, उससे पीछे कोई और था जो उसे मारना चाहता था। उसे ये सारी बातें अब याद आती जा रही थीं, लेकिन इतने में वही अटैकर उस पर नाइफ से हमला कर देता है। जबकि दूसरी तरफ गू वो लीसियो को समझा रहा था कि पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि खुद को खुद ही अरेस्ट कराने जा रही थी। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से ज़ख्मी जून वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एकदम घायल था और यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वो परेशान हो जाते हैं और घायल जून को उठाकर फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
वो काफ़ी डिप्रेशन में थे, लेकिन डॉक्टर उनको बताता है कि परेशान होने की बात नहीं, घाव ज़्यादा गहरा है ही नहीं। और थोड़ी ही देर में जून भी होश में आ जाता है और वो होश में आते ही उनको बताता है कि मुझे याद आ चुका है, उस रात को कोई और था जिसने मुझे मारा था, वो ली सेओ नहीं थी जिसने मुझे ज़ख्मी किया था। ली सेओ तो ये सुनती है और फ़ौरन से खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर देती है, सेलिब्रेट करती है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तुमने अटैक नहीं किया, लेकिन किडनैपर तो आज भी तुम ही हो। उसके बाद ली सेओ जून को अपने घर पर ले आती है और सारी रात उसकी केयर करती रहती है, क्योंकि वो बीमार था लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था ताकि न्यूज़ ना फैले। लेकिन यहाँ पर ली सेओ को उसका अपने साथ किया हुआ सारा बुरा बर्ताव एकदम याद आने लगता है और उसका मन करता है कि सारा गुस्सा इस पर निकाल दें। और वो गुस्सा इस तरह से निकलता है। सुबह जून के फेस पर इतने सारे मार्क्स बने हुए थे और ली सेओ वो काफ़ी खुश और रिलीव्ड फील कर रही थी अपना गुस्सा निकालने के बाद। लेकिन जब नहाते हुए जून को ये सब पता चलता है तो वो बाहर आकर बहुत गुस्सा करता है और ली सेओ को कहता है कि अगर आइंदा ऐसा किया तो मैं नरक तक तुम्हारा पीछा करूंगा। और उसके बाद ली सेओ के कहने पर जून उन लोगों की लिस्ट बनाने लगता है जिसके साथ उसे कोई ग्रूजेस थे, कोई मसाइल थे, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थे। इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है कि बनती ही चली जाती है और ये देखकर ली सेओ हैरान होती, कहती है कि ये प्लान अबॉर्ट ही कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ली सेओ पर कोई नज़र रखे हुए होता है, शायद वो मीर है जो उसे छत पर गू के साथ खड़े हुए एक दफ़ा देख रहा होता है। उसके बाद रात को जब डिनर का टाइम आता है तो जून हैरान था कि अब उसका वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसको बिल्कुल सिंपल सा खाना मिलता है जो उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन ली सेओ कहती है कि अब मैं किडनैपर नहीं हूँ, तुम अपनी मर्ज़ी से रह रहे हो तो मेरी मर्ज़ी का खाना खाओगे मेरे घर पर, और अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ओके, मैं अभी पुलिस को जाकर रिपोर्ट कर देती हूँ। तो जून का सारा नखरा निकल जाता है और उसे हर बात माननी पड़ती है और वो उसके हाथ से वही खाना बड़े मज़े मज़े लेकर बाद में खा रहा होता है। और सिर्फ यहाँ पर ही बस नहीं होती, बल्कि सुपरस्टार जून आजकल घर में सफाइयाँ भी किया करता था। वो उससे सारे काम ऐसे ही कराती थी जैसे नौकरों से कराते हैं। गू आकर जून से कहता है कि तुमने इसलिए रिपोर्ट नहीं कराई क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ली सेओ को लाइक करते हो। लेकिन जून इस बात से साफ इनकार कर देता है। लेकिन एक्चुअली उसे खुद भी डाउट था कि आखिर उसने क्यों ली सेओ को रिपोर्ट नहीं कराया, क्या उसको फीलिंग्स तो नहीं डिवेलप हो रही। जबकि उधर सीईओ किम बाकी दोनों के साथ जून के घर पर जाता है और उन्हें वहाँ पर ब्लड भी दिखाई देता है। जब वो जून को कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि जून वो फ़ोन करके ली सेओ को बताता है कि घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ली सेओ से कहती है जाओ और खुद ही खरीद के आओ खाना। जून ये सब सुनकर एकदम हैरान था कि उससे कैसा बर्ताव हो रहा है। तो जून ऐसा करता है कि अपना फेस एक हेलमेट से कवर कर लेता है और फिर सुपरमार्केट से जाकर सारी ग्रोसरी शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। और तो और वो काफ़ी इंजॉय भी करता है, कोई उसे पहचान नहीं रहा था और वो मज़े से ड्रिंक भी बैठा कर रहा था। जब वो राइस लेकर घर आता है तो वो हैरान रह जाता है कि आगे से मीर ने दरवाज़ा खोला था। वो चोरी चोरी उन लोगों पर नज़र रखे हुए था, लेकिन जून झूठ बोल देता है कि वो डिलीवरी बॉय है और वहाँ से निकल जाता है। अब जून इस सब के बाद काफ़ी परेशान हो गया था। उसे शक था कि कहीं मीर ही तो वो इंसान नहीं जो सारे गलत काम उसके साथ कर रहा है। लेकिन ये सब साबित करने के लिए उसे प्रूफ चाहिए थे। उधर ली सेओ वो बैठी रो रही होती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो वियतनाम चली जाएगी और उसने दिल खोल कर अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, इतना बड़ा बिल आ गया था। अब वो ये बिल कैसे भरेगी ये सोचकर वो रोना स्टार्ट कर देती है और उसके माइंड में इस तरह के प्लान्स आ रहे थे कि अपनी आंख बेच दूं या फिर किडनी। पर जून उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ये सब करने में। तुम उसे मेरी एक कंट्रीब्यूशन समझ लेना जो मैं तुम्हारे साथ रहता रहा हूँ उसके लिए। और उसके बाद जब वो वहाँ पर ली सेओ को काम करते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कॉफ़ी वाले एडवर्टीजमेंट में अब उसकी जगह मीर काम किया करेगा। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि मीर ने मेरा ऐड क्यों पकड़ा। और ली सेओ ये भी बताती है कि वो मुझ में आजकल काफ़ी इंटरेस्ट भी लेने लगा है। ये सुनकर एकदम जून को जेलसी भी होती है और साथ ही साथ वो कोई प्लानिंग भी करने लग जाता है। अब उसके बाद सबसे पहले तो वो अपने सीईओ किम को कॉल करता है और उसे कॉल करके कहता है कि उसके अकाउंट में पैसों का मसला हल किया जाए, उसका क्रेडिट कार्ड चलना स्टार्ट हो जाए ताकि वो ली सेओ के बिल भी भर सके। और उसके बाद जाकर वो एक रिपोर्टर से मिलता है और उसे एक झूठी अनाउंसमेंट कर देता है। कहता है कि मैं एंटरटेनमेंट कैरियर से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। और फिर जाकर मिलता है सीईओ किम से। उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने झूठ बोला है, मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मैं अटैक करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कौन है मेरा दुश्मन जो मुझ पर अटैक भी कराता है, और जब वो कल्प्रिट पकड़ा जाएगा तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा।
अब अगले दिन वो लेकर जाता है अपने फ्रेंड्स को एक नए घर पर, और ये अपार्टमेंट उसने नया लिया था और यहाँ पर वो ली सियो के साथ रहेगा, ये उनको बताता है। क्योंकि अपने घर पर वो सेफ नहीं था, उसका अलग में रहना ही ठीक रहेगा, छुप कर रहना चाहता था। लेकिन ली सियो ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है, पर उसे मानना ही पड़ता है। उसके बाद ली सियो जब वो घर देख रही होती है तो गू जाता है जून के पास, उससे कहता है कि तुम उसे लाइक तो नहीं करते, लेकिन वो फिर से दोबारा से उस बात को टाल देता है। जबकि ली सियो वो घर देख देख कर हैरान हो रही थी, उसने इतना लग्जरी हाउस पहले कभी भी नहीं देखा था। वो सोचती है कि मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं भी ऐसे घरों में मज़े लूँगी। उसके बाद एक दफ़ा जून ली सियो के करीब आता है, उसे लगता था कि किस करने लगा है, लेकिन वो उसको एक अप्रेटस दिखा रहा था। उसने नया अपने घर में लिया जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा ली सियो के घर पर था। लेकिन इतने बड़े घर में वो ली सियो को रहने के लिए देता है एक स्टोर रूम, क्योंकि बाकी कमरों में तो उसकी अपनी लग्जरी चीज़ें पड़ी हुई थीं। और इसके साथ साथ वो उससे बदला लेता है, पूरा नौकरों वाला सलूक भी उसके साथ करता है, सारी सफाइयाँ भी कराता है। ली सियो को एक दफ़ा काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुमने मुझे रिपोर्ट करना है, जो करना है कर दो। पर जून उसे अब रोकता है और रोक कर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे साथ ही सबसे सेफ रहोगी। उसे बताता है कि किस तरह से मैंने तुम्हारे घर पर मीर को देखा था। और उसके बाद वो जाता है मीर से मिलने के लिए और उसके सामने बैठकर उसे कहता है कि वो कॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा, मैं वापस आ गया हूँ, उनका एम्बेसडर अब मैं ही बनूंगा। उसके सामने उससे वो काम भी छीन लेता है और उसे प्रोवोक करता है कि जिसकी वजह से वो कोई नया स्टेप ले। अब जून वो ली सियो के ऑफिस में भी आया जाया करता था, क्योंकि उसने अब वहाँ पर एडवर्टीजमेंट शूट करना था। वही ली सियो के साथ भी काम करेगा, उसके ऑफिस में उसके सामने ही रहा करेगा। लेकिन वो वहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि उसके सारे कोलीग्स ली सियो से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उससे काम भी बहुत ज़्यादा कराते थे, उसे ड्रिंक्स भी नहीं देते थे। ये बातें उसे बहुत बुरी लग रही थी। और तो और एक दफ़ा उससे एक और सी ड्यूटी करा रहे होते थे एक टूटी हुई सीढ़ी पर, तो वो गिरने लगती है, लेकिन जून उसे बचा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि अब ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ली सियो यहाँ की जॉब से रिज़ाइन कर देगी। ये सब हो तो जाता है, लेकिन घर जाकर ली सियो उसकी गर्दन ही पकड़ लेती है। कहती है कि इतनी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली थी, वो भी तुमने मुझसे छीन ली, ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन जून का कुछ और ही प्लान था। वो चाहता था कि ली सियो एक नई जॉब करे और वो जॉब थी उसी की ही एजेंसी में उसकी खबरी बनकर काम करे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ली सियो वो तो ये जॉब का सुनकर ही एकदम एक्साइटेड हो जाती है, तैयार खड़ी होती है। मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना ली सियो को एक सेलिब्रिटी बनाकर इसका डेब्यू कराकर उसे एजेंसी में भेज दिया जाए, ताकि वो सारों पर नजर रखे और जून की खबरी बनकर वहां पर काम करती रहे। अब गो उसका मैनेजर बन जाता है, वो मैनेजर की एक्टिंग करेगा, जबकि ली सियो एक सेलिब्रिटी बनेगी। सबसे पहले तो वो उसकी फेस ब्यूटी के लिए उसका ट्रीटमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जून उसे सीईओ किम के सामने लेकर जाता है ऑडिशन के लिए। लेकिन वो देखता है कि इसे क्या क्या करना आता है, पर जब वो डांस करके दिखाती है तो लोगों का मन करता है कि अपनी आंखें ही बंद कर दें। उसकी डांसिंग स्किल्स एकदम फजूल थीं, लेकिन जब वो गाना गाना स्टार्ट करती है तो सारों का दिल करता है कि वो बिल्कुल बहरे हो जाए, उन्हें गाना सुनाई ही ना दे। और जब सबसे लास्ट में वो एक्टिंग करती है तो सीईओ किम उसे कमरे से बाहर ही निकाल देता है। इतना ओवर टैलेंट उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। पर जून उसे सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सिखा देगा और उसके बाद वो उसे जिम में भी लेकर जाता है और उसके लिए एक ट्रेनर भी अपॉइंट करता है। ली सियो काफ़ी मेहनत करती थी, लेकिन उसे तब ज़्यादा मज़ा आता है जब वो ट्रेनर जून को भी उसके साथ एक्सरसाइज पर लगा देता है, जो कि पहले बड़े मज़े से बैठा खाना खाए जा रहा था। अब उसे भी हार्ड वर्कआउट करना पड़ रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ली सियो को प्रैक्टिस कराते कराते एक और बात पता चलती है कि ली सियो से ज़्यादा टैलेंट तो गो में है। जब वो पियानो बजाता है और सिंगिंग करता है तो इतनी परफेक्ट करता है कि लगता था कि वो बना ही इसी के लिए है। उसके बाद जून एक दिन ली सियो को एक्टिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है। वो उसे इमोशंस डालने को कहता है, लेकिन वो इतने इमोशंस डाल देती है कि वो ओवरफ्लो ही हो जाते हैं और जून बहुत मुश्किल से ली सियो को अपने से अलग करता है। अब गो तो काफ़ी जेलस फील करता था, तो वो मैनेजर बनने के बहाने अब ली सियो के साथ रहने के लिए उन्हीं के ही घर पर आ जाता है और हमेशा हमेशा उनके साथ ही रहता है। वो लोग रोज़ाना एजेंसी भी जाया करते हैं ताकि सारों पर नज़र भी रख सकें। जबकि गो वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहा था। वो मीर के कामों पर हमेशा नज़र रखता था, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा शक ही मीर पे था कि वो ये सारा कुछ करा रहा है। वो सारी रिपोर्टिंग जून को कर देता था। उसके बाद एक दफ़ा ली सियो को और जून को दोनों को ही एक मैसेज मिलता है एक जगह पर मिलने का। वो लोग वहाँ पर जाते हैं कि एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन इनफैक्ट ये था कि उनको ट्रैप किया गया था। इतने में एक अटैकर वहाँ पर आ जाता है, उनको पकड़ लेता है
और जब वो लीसियो को मारने लगता है तो उस टाइम पर जून बीच में आ जाता है और उसकी जगह सारी मार खुद पे खा लेता है और लीसियो को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इतने में ऊपर से कोई पहुंच जाता है और वो होता है मीर, जो उन दोनों को बचा लेता है। तो यहाँ पर जून को समझ आती है कि ये मीर नहीं था, ये तो कोई और ही है जो उनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने मीर को भी ट्रैप करने के लिए वहाँ पर बुलाया था ताकि उनको मारने के बाद इल्ज़ाम उस पर चला जाए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीर को पहले ही डिटेक्टिव की बातों से अंदाज़ा हो चुका था कि ये लीसियो ही है जिसने जून को किडनैप करके रखा हुआ है, और इसीलिए वो उसके घर पर भी देखा गया था। और वो जून को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। वो सोचता था कि अच्छा है कि वो वहाँ पर प्रोटेक्शन में है। और इस तरह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच की कन्फ्यूजन्स अब क्लियर हो जाती हैं और वो दोनों दोबारा से फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक नया डिटेक्टिव आता है जो जून के साथ मिलकर उसी केस पर आगे काम कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसके अकाउंट्स में जो हेर फेर हुआ है ये कोई मैनेजर या सीईओ लेवल का आदमी ही ये काम कर सकता है। अब नेक्स्ट डे सीईओ किम एक जगह पर ऑडिशन के लिए लीसियो को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्टिंग करते करते वो बहुत बड़े बड़े कारनामे ही कर जाती है और सारों को शर्मिंदा होना पड़ता है। जबकि ऑडिशन देते देते वहाँ के लोगों को लीसियो की बजाय गू में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सिंगिंग, एक्टिंग, सारा कुछ उससे ज़्यादा परफेक्ट था। वो लोग उसी को ही चूज़ कर लेते हैं। तो अब गू को तो काम की ऑफ़र हो गई थी, तो वो एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है और लीसियो अब गू की मैनेजर बनकर रहेगी और वो सेलिब्रिटी बन जाएगा। मैनेजर बनने के लिए लीसियो को अब ड्राइविंग भी सीखना पड़ेगी, लेकिन ड्राइविंग वो इतनी बुरी करती थी कि सारों के दिल दहल जाते हैं। और फिर जून ये टास्क अपने ज़िम्मे लेता है कि वो लीसियो को ड्राइविंग सिखाएगा। वो रोज़ाना रात को उसकी एक्स्ट्रा टाइम देकर ट्रेनिंग कराया करता था और वो दोनों इसी बहाने एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। यहाँ पर जून उसे अपने बचपन की बातें बताता है कि वो किस तरह से अनाथ था और उसकी कैसी हार्श सी मेमोरीज भी हैं। उसका बचपन इतने मुश्किल में गुजरा था कि ये सब लीसियो सुनती है तो सैड हो जाती है। जबकि वो डिटेक्टिव वो अक्सर जून से मिलता रहता है और उसे रिपोर्टिंग भी करता रहता है कि केस आगे कहाँ तक बढ़ा है और वो कौन से सबूत तलाश रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इन सारे कामों के पीछे शायद सीईओ किम ही लग रहा है। उधर एजेंसी में दिखाते हैं कि एक दिन सारा लीसियो को बुली कर रही होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो गाइस पहुंच जाते हैं। पहले तो गू आता है, सारा की इंसल्ट करता है और बाद में जून भी आता है और लीसियो को अपने साथ लेकर चला जाता है। सारा ये बदलते रंग देखकर काफ़ी हैरान थी। उसके बाद दिखाते हैं कि लीसियो एक स्पेशल सा सूप बनाती है, वही सूप जिसके साथ जून के बचपन की बुरी यादें जुड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि उसकी बुरी यादें अब स्वीट यादों से बदल जाएं। वो जून को वही डिश खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी के बीच वो डिश गिर जाती है और सारा का सारा खाना उलट जाता है लीसियो के सर के ऊपर। अब वाकई जून की बहुत सारी मेमोरीज बदल चुकी थी। अब उसे हार्श मेमोरीज के बजाय यही फनी सी मेमोरीज आएंगी जब भी वो ये सूप देखेगा। लीसियो भी अंदर ही अंदर जून के लिए बहुत कुछ सोचती थी, उसकी केयर करती थी, लेकिन उसे रियलाइज़ ही नहीं था कि वो भी उसे लाइक करती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सहरा एक दिन ट्रैप करके जून को मीडिया के सामने लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर लीसियो को देखकर जून बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देता है। कहता है कि सहरा के साथ मैं शादी नहीं कर रहा, हमारा ब्रेकअप हुए बहुत अरसा गुजर चुका है और ये सारा कुछ वो सिर्फ लीसियो के लिए कर रहा था। सारा को इस सब चीज़ों की वजह से काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है और वो काफ़ी स्ट्रेस में भी चली जाती है और बहुत गुस्सा भी करती है। जबकि जून वो लीसियो के लिए बहुत कुछ कर रहा था। इवन के एक दिन कपड़ों की डिलीवरी करने के लिए वो एक डिलीवरी बॉय बनकर आ जाता है ताकि वो लीसियो की हेल्प करे और उसे ऑफिस में डांट ना पड़े। इतना बड़ा सुपरस्टार हर छोटा बड़ा काम करने को बिल्कुल रेडी था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गू अपना एक डेब्यू इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में वो ढके छुपे अल्फाज में ये कह देता है कि वो एक लड़की को लाइक करता है और इस दौरान वो लीसियो की तरफ ही देख रहा होता है। वो इसे एक छुपा हुआ कन्फेशन भी दे देता है, लेकिन सीईओ किम इस बात से उसे काफ़ी रोकता है क्योंकि इसके कैरियर के लिए अच्छा नहीं था, पर वो है कि रुकता ही नहीं। और उसके बाद वो जाकर डायरेक्टली भी लीसियो से कहता है कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम है, मुझे उसके बाद तुमसे जवाब भी चाहिए। जबकि जून उसे भी जब ये सब पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो पीछे रह गया था कन्फेशन करने में। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारा एक दिन लीसियो को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए लेकर जाती है और फिर उसे बातों बातों में ऐसे दिखाती है कि जैसे वो बहुत ही इनोसेंट सी लड़की हो, एंजल हार्ट वाली, और बताने लगती है कि जून कितना खड़ूस है और उसने उसके साथ कितना जुल्म किया है। यहाँ पर ड्रंक होकर लीसियो के मुंह से भी कुछ बातें निकल जाती हैं और वो ये होती हैं कि वो दोनों इकट्ठे भी रह चुके हैं एक ही घर में। वो कवर करने की कोशिश तो करती है पर देर हो जाती है।
और उसके बाद ड्रंक होकर जब वो घर वापस आती है तो अपने कमरे में जाने की बजाय वो जून के कमरे में घुस जाती है और उसी के ही बेड पर मज़े से सोने लग जाती है। जब सुबह उठकर गू ये सारा कुछ देखता है तो वो एकदम जेलस हो जाता है और अपनी मैनेजर को पिगी बैक करके उठाता है और सोते हुए ही अपने साथ शूट पर ले जाता है ताकि वो जून के साथ अकेले ना रहे। और उस शूट पर भी बार बार उसकी केयर करता रहता है, उसका काफ़ी ख्याल रखता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दफ़ा जून पार्किंग लॉट में खड़ा होता है तो पीछे से कोई उस पर अटैक भी करता है, लेकिन वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसके बाद वो इंसान भाग जाता है। उसके बाद लीसियो वहाँ पर आती है, उसके टूथ में कोई चोट लगी हुई थी, तो वही चोट जब जून चेक कर रहा होता है तो ऊपर से मीडिया आ जाता है और उनको ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, वो गलत ही मतलब निकाल लेते हैं और ये सारी खबर मीडिया पर भी फैल जाती है। और ये फैलते ही फ़ौरन से सैरा भी अपना एक इंटरव्यू दे देती है धमाकेदार टाइप का, और उसमें कहती है कि ये लीसियो की वजह से ही जून ने मेरे साथ चीट किया है, मेरे से शादी का वादा किया और पूरा नहीं किया। लीसियो और जून दोनों इकट्ठे भी रहते थे और उसी ने ही आकर हम दोनों की लव लाइफ को बर्बाद कर दिया है और काफ़ी रोने धोने का नाटक भी करती रहती है। अब ये सब देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उसने कितनी बकवास की है। जून उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम दुनिया के सामने क्यों झूठ बोलती हो, हमारा कब का ब्रेकअप हो चुका। लेकिन सैरा, उसे कभी भी जून से प्यार था ही नहीं, उसे एक ही चीज़ से मतलब था और वो था जून की गर्लफ्रेंड होने का टाइटल उसके पास होना, जिसके थ्रू उसे बार बार काम मिलता रहता था। अब जून इस सारी परेशानी की वजह से काफ़ी ड्रिंक करता है और अपसेट नज़र आता है और इसी वजह से गू और लीसियो एक फ़ैसला करते हैं। वो मीडिया के सामने जाकर कहते हैं कि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि गू ही है जो लीसियो का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं। जून के साथ लीसियो का कोई रिलेशन नहीं है, वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जून के कैरियर पर कोई सवाल ना उठे और लोग उसे बुरा भला ना कहें कि वो चीटर है। जबकि सीईओ किम वो सारा गुस्सा गू पर निकालता है, कहता है कि तुमने ये जो कुछ भी किया है, जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं, उसके बाद तुमने अपने कैरियर पर एक सुसाइड ब्लास्ट कर दिया है। अब कौन तुम्हें कास्ट करेगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। उधर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं, वो जून के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं और उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि सीईओ किम ही है जिसने ये सारा कुछ कराया है। जबकि दूसरी तरफ लीसियो को एक और बात पता चलती है और वो ये होती है कि वो तो असली डिटेक्टिव ही नहीं है जो कि जून को मिलता रहता है, क्योंकि असली डिटेक्टिव तो वही था जो हमें पहले दिखाया गया था, दूसरे वाला नकली था। उसी टाइम पर वो फेक डिटेक्टिव जून पर अटैक कर देता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है। जून एक जगह पर भागकर छुपकर लीसियो को कॉल करता है और उसे ये सारा कुछ इन्फॉर्म कर देता है। जून छुपने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है और वो उसे कैद कर देता है जो नकली डिटेक्टिव होता है। वो किसके लिए काम करता है अभी नहीं पता चला। और उसके बाद जून के फ़ोन से लीसियो को एक मैसेज आता है कि वो किस जगह पर सेफ़ है और वो उसे आकर मिले। वो दोनों उसे मिलने के लिए फ़ौरन से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये तो एक ट्रैप था और वो दोनों जब होश में आते हैं तो वहाँ पर बंधे पड़े होते हैं जून के साथ में। अब जून को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, बेवकूफ़ फ्रेंड से अच्छा है कि इंसान का बहुत ही अक्लमंद दुश्मन हो। उधर गू कहता है कि पता नहीं अब लाइफ आगे है कि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कन्फेशन का मुझे जवाब दे दो। अब लीसियो काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि साथ में बैठा जून वो भी उसे लव कन्फेशन कर देता है। कहता है कि तुम में कोई ख़ास बात है तो नहीं, कोई सुंदरता भी नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुका हूँ और आगे की लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। अब लीसियो को समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बुराइयां करके ये कौन सा अनोखा लव कन्फेशन मेरे साथ कर रहा है। कुछ भी रोमांटिक नहीं बोला, लेकिन बेचारा जून इस कंडीशन में क्या रोमांटिक बोलता और क्या करता। अब वो दोनों बॉयज़ लीसियो की नींदें उड़ाकर खुद मज़े से सो रहे थे। लीसियो काफ़ी परेशान हो जाती है कि किसको हाँ करे और किसको ना। इसी बारे में मशवरा करने के लिए वो एक गुंडे को अपने पास बुलाती है जो उसके पहरे पर खड़ा था, और वो गुंडा उसके अंदर भी एकदम एक फ़िलासफ़र किसी आत्मा आ जाती है और वो उसको बड़े बड़े मशवरे देना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि किसी एक को तो तुम्हें हर्ट करना ही पड़ेगा वरना तुम खुद हर्ट हो जाओगी। ये फ़ैसला बड़ा है लेकिन लेना पड़ेगा। अब लीसियो भी सीरियसली सोचने लग जाती है कि किसके लिए वो फीलिंग्स रखती है, पर वो बुरी तरह से फंस चुकी थी इस लव ट्रायंगल की स्टोरी में। अब अगली सुबह ही सैरा भी बंद कर जून के पास आई पड़ी होती है और वो उसे कहती है कि ये सारा कुछ सीईओ किम करा रहा है। मुझे इसकी करप्शन का पता चल गया था, उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो डूब गए तो उसने तुम्हारा अकाउंट यूज़ किया और उसमें से सारे पैसे निकाल कर यूज़ कर लिए और अब वो तुम्हें मरवाना चाहता है। मुझे पता चला तो उसने मुझे भी बांध के यहाँ फेंक दिया।
और वो उससे प्यारी प्यारी बातें करती है कि इस सब के बाद तुम मुझसे पैचअप कर लेना। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जून ने उसे चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, पर फिर उसकी मिन्नतें करने के बाद उसने उसे अलाउ कर दिया था कि ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड का टाइटल सिर्फ यूज़ कर सकते, वो भी सिर्फ इंडस्ट्री में काम लेने के लिए। इसके अलावा उनका कोई भी रिलेशन नहीं था। लेकिन अब वो उसे ये टाइटल देने को राज़ी नहीं था, क्योंकि अब वो टाइटल सिर्फ और सिर्फ ली सेओ के लिए था। ये सुनते ही सैरा को एकदम गुस्सा आता है और उसके असली रंग बाहर आ जाते हैं। ये सारा कुछ सैरा ने ही कराया था और वो जून पर एकदम गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें भी ट्रैप किया और सीईओ किम को भी। और उसके बाद अपना गुस्सा निकालने के लिए वो लोग ली सीईओ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पर वो बॉयज़ किसी तरह से छूट कर आ जाते हैं और ली सीईओ को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट होती रहती है, जिसमें मेनली पार्ट ज़्यादातर फनी ही था। और हमें पता ही है जून को तो लड़ना पड़ना आता नहीं था, लेकिन गू वो काफ़ी अच्छे स्टंट्स करता है। और फिर दिखाते हैं कि सैरा ली सेओ को पकड़ लेती है और ये उसके लिए एक डेडली मिस्टेक थी। और हमें तो पता ही है कि रेसलर लड़की को पकड़े तो क्या अंजाम निकलेगा। सैरा के साथ वही होता है, ली सेओ उसका बुरा हाल कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सीईओ किम भी जेल में पड़ा होता है फ्रॉड केस की वजह से। लेकिन जून वो सोचता है कि उसे माफ़ कर ही दे, क्योंकि बाकी कामों में उसका हाथ नहीं था। जबकि सैरा को दिखाते हैं उसकी ओवर एक्टिंग जेल में जाकर भी अभी तक बंद नहीं हुई। सीईओ किम अपनी सज़ा काट के वापस बाहर आ जाएगा और जून वो उसे दिल से माफ़ भी कर चुका था। और ली सेओ को दिखाते हैं कि वो अपने वही पुराने ऑफिस में दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देती है। और गू वो तो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था, उसके गाने बहुत फेमस हो गए थे, उसकी मॉडलिंग वो सारों को दीवाना बना चुका था। जब ली सेओ वापस घर आती है तो उसके घर पर जून होता है। जून को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति उसी छोटे से फ्लैट में मिलती थी, जहाँ पर ली सेओ के साथ उसने चंद दिन बिताए थे। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली सेओ ने गू के ऊपर जून को चूज़ किया था और वो दोनों अब अपनी लाइफ एक हैप्पी कपल के तौर पर गुजार रहे होते हैं कि यहीं पर ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।